हेलो एस्पिरेंट्स, आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक से 3rd चैप्टर लेके आई हूँ। पॉवर्टी, निर्धनता, एक चुनौती, एक चैलेंज। ओके, ये चैप्टर हमारी DSSB के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉवर्टी। ओके, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना चैप्टर पढ़ते हैं, समझते हैं और अच्छे से पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए, निर्धनता एक चुनौती। अवलोकन, हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे ये हम अभी देखते हैं। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है और जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है, उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। मतलब कि पॉवर्टी लाइन क्या है, इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि इंडिया एंड वर्ल्ड में पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड की गई है, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। निर्धनता के कारणों, सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है इस चैप्टर में। एक तो पॉवर्टी के रीजंस के बारे में और पॉवर्टी को हटाने के लिए सरकार ने क्या क्या स्कीम्स चलाई है उनके बारे में भी बताया है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। देखिए, अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, जो जैसे ये मजदूर का काम करते हैं, जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम चलता है तो वहाँ पर जो ईंट रोडी ये डालते हैं, ये मजदूर, ये श्रमिक। और ढाबों में काम करने वाले, ये देखो, ये रहे बाल श्रमिक भी। ढाबों में जो हम जिनको बुलाते हैं छोटू इधर आ, वो बाल श्रमिक होते हैं। वे चीथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। ओके, पूछ लिया जाएगा या ऐसे दे दिया जाएगा कि देश का हर 3rd व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति निर्धन है, तो वो कथन गलत हो जाएगा हमारा कि कौन सा व्यक्ति निर्धन है, 5वां। क्योंकि एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं, DSSB में एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। अभी तो जनगणना हुई नहीं है 2021 में, तो हमें 2011-12 की जनगणना को ही फॉलो करना पड़ेगा। ओके, इसका अर्थ यह भी है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। ओके, देखिए, शहरी निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले यहाँ पर दे रखे हैं। निर्धनता कितने टाइप्स की होती है? निर्धनता 2 टाइप्स की होती है, एक अर्बन और एक रूरल। रूरल होती है ग्रामीण और एक होती है अर्बन, मतलब कि शहरी। ठीक है, अर्बन। अब हम शहरी निर्धनता के बारे में देखेंगे। 33 वर्षीय रामचरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 महीने से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल है। उसे रामगढ़ के समीप
गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है। अंशकालिक मतलब कि कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको जॉब मिलती है उसकी वाइफ को, वो भी सर्वेंट का काम। ठीक है, तो ये तो स्टोरी आप पढ़ते रहना। ओके, ये स्टोरी है। इधर गांव की आ गई होगी, ग्रामीण निर्धनता। इधर ये ग्रामीण निर्धनता है कि लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है। ओके, इसीलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है, आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले में 50 रुपए ही मिलते हैं। 50 रुपए ही मिलते हैं, लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज है। कौन है भाई तपेदिक के मरीज? लखा के पिता तपेदिक के मरीज है। चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उसकी मां अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया। क्योंकि इतना बड़ा परिवार है और पढ़ने के लिए कहाँ टाइम मिलेगा जब उसे कमाने के लिए कमाता है दिन भर, फिर भी उसको 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहा। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। ठीक है, ये एक विलासिता है। आगे बढ़ते हैं हम। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता। मतलब कि परिवार का आकार भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर छोटा परिवार हो तो भी वो कैसे न कैसे करके कमा ले। असहायता, बाल श्रम, ये सब गरीबी, पॉवर्टी की मुख्य विशेषताएं हैं, कारण है पॉवर्टी के। ओके, तो हम अब आगे पढ़ेंगे। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ अनियमित रोजगार की कमी भी है और न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। हर चीज का अभाव है यहाँ पर निर्धनता का अर्थ है। ठीक है, तो अंततः इसका अर्थ है कि असहायता की भावना
के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, लगभग सभी स्थानों पर क्या किया जाता है भाई? दुर्व्यवहार किया जाता है। ठीक है, दुर्व्यवहार। तो स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहेगा। देखो, अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। मतलब कि उसको क्या क्या मिलेगा? उसको रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीजें मिलेंगी। ये उसकी भूख भी तो उसकी एक बेसिक नीड है। ठीक है, भूख भी उसकी बेसिक नीड है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता कैसे है? चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक, ये देखो, पॉवर्टी का क्या रेशो निकला है हमारे देश में? हमारे देश में पॉवर्टी का क्या रेशो है? पॉवर्टी का रेशो निकला है 120 देश में से 111। ओके, 111 मिला है हमें रैंक। आगे बढ़ते हैं। निर्धनता के अनेक पहलू हैं। सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन जिस निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। देखें बॉक्स को, हम बॉक्स को देखते हैं। क्या है सामाजिक अपवर्जन? होता क्या है ये सामाजिक अपवर्जन? इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सुरक्षा भी आती है ना उन लोगों में। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे मतलब उनसे अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा गया है, वंचित रखा गया है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। उनमें असुरक्षा का भाव भी आता है। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति मतलब दिव्यांग हो, के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं जैसे जब भी आपदा आ जाती है, भूकंप, सुनामी आ जाती है या आतंकवाद हो जाते हैं, ऐसे मामलों में भी इन लोगों को बहुत ज्यादा जोखिम होता है। इन लोगों को भूखा मरना पड़ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। निर्धनता रेखा क्या होती है? पॉवर्टी लाइन। कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं पॉवर्टी लाइन को?
पॉवर्टी लाइन। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है। मतलब पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करना, उनकी जो बेसिक नीड है उनको भी अलग देशों में अलग अलग बेसिक नीड की डिसाइड की गई है कि बेसिक नीड्स ये होंगी तो वो लोग गरीबी लाइन से ऊपर है, अदरवाइज नहीं। अतः देखो क्या है, काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, ठीक है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। अगर भारत में किसी के पास कार है तो वो तो बहुत एंजॉय कर रहा है। ओके। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, ओके गाइस, ये यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। देखते हैं, ये तो अभी काफी बड़ा चैप्टर बचता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताओं, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में देखो, अगर गांव में 2400 कैलोरी किसी व्यक्ति को प्रतिदिन मिल रही है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए प्रति माह किया गया है। अगर कोई व्यक्ति गांव में 816 रुपए हर महीने खर्च करता है तो वो निर्धन नहीं है, और शहर में 1000 रुपए प्रति माह खर्च करता है तो वो निर्धन नहीं है। मतलब तो 816 रुपए कोई हर महीने के खर्च करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण
क्षेत्र में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है। इस तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष में होता है। ठीक है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराए जाते हैं। ये पहले NSSO क्या था? पहले था NSO था ये। ठीक है, ये क्या था? पहले NSO था और अब ये NSSO बन गया है। CSO और NSO को मिलाकर क्या बना दिया गया है? NSSO बना दिया गया है। देखिए यहाँ करते हैं हम काम। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO, ये पहले क्या था? CSO और NSO को मर्ज कर दिया गया। कब कर दिया गया था? 2019 में इसको मर्ज किया गया था, मिला दिया गया था। और ये किसके अंडर आता है? MOSPI मंत्रालय के अंदर आता है। MOSPI के अंडर आता है ये। MOSPI के अंदर आता है। MOSPI की फुल फॉर्म होगी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंशन। ठीक है, ये क्या करता है? MOSPI क्या करता है? ये क्या करता है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंशन नेशनल इनकम को बताता है। ये कई काम करता है। तो नेशनल इनकम को बताता है कि नेशनल इनकम कितनी है। GDP को बताता है कि देश की GDP कितनी है। पॉवर्टी को बताता है ये पॉवर्टी। ठीक है, और क्या क्या? और अनएम्प्लॉयमेंट को बताता है, बेरोजगारी को बताता है। PCI को बताता है। PCI मतलब कि पर कैपिटा इनकम, इसको बताता है। पर कैपिटा इनकम को बताता है। और इसके जो अभी मंत्री हैं, इसके अभी जो मंत्री है वो कौन है? राव इंद्रजीत है। कौन है? राव इंद्रजीत है। ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह इसके मंत्री है। किसके? MOSPI के। ठीक है, MOSPI के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ थे हम। देखो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराए जाते हैं। तथापि विकासशील देश के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक मतलब कि वर्ल्ड बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई $1.9 2011 में PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर, अगर कोई व्यक्ति डेली $1.9 कमाता है तो वो व्यक्ति पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगा। ठीक है, निर्धनता के अनुमान। तालिका 3.1 से स्पष्ट हो गया है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई। मतलब कि 93-94 में कितनी थी? भारत में निर्धनता 45% थी और 2004-05 में कितनी हो गई? 37.2 हो गई थी। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया है। अगर आपसे अब पूछा जाए कि भारत में कितने निर्धनता रेखा के कितने नीचे है का अनुपात बताइए, तो 22% है। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों 1973 से 93 में गिरा है
निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12, जिसमें औसतन गिरावट 2.2% वर्ष। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये देखो, ये आप देख लेना कि क्या है, ये एक बार आप इसका देख लेना। आगे, असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों एवं और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है, जो सबसे ज्यादा गरीब है, वे इधर पढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, मतलब कि किसके हैं, SC एंड ST के हैं, ST एंड SC कैटेगरी के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण, कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार है। निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। ठीक है, क्या है, 22% है ना, अभी पढ़ा था। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा से नीचे है। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक, ग्रामीण क्षेत्र में 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन, अनियत, दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी 3 समूहों, मतलब कि कौन कौन, अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक एंड शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है, आय की असमानता है। अन्य समूहों में भी निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भ में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। देखो, ये इधर शिव रमन की एक स्टोरी है, यहाँ पे ये आप पढ़ लेना वीडियो को स्टॉप करके। ओके, ये शिव रमन की स्टोरी आप पढ़ लेना। अंतरराज्यीय असमानता भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक में के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। ये 22% आप याद रखना अच्छे से। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, MP, असम, यूपी, बिहार, ओडिशा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ पे है, MP में है, असम में है, यूपी में है, बिहार, उड़ीसा में है सबसे ज्यादा गरीबी। जैसा कि आरेख 3.2 दर्शाता है, बिहार और ओडिशा क्रमशः 33.7 एंड 32.6% निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। तो अगर आपसे पूछे सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे बिहार है 33.7% एंड ओडिशा है, ओडिशा में कितने 32.6% है। ओके, ओडिशा, बिहार और उड़ीसा याद रखना। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के नगरीय निर्धनता भी अधिक है, मतलब कि शहरों में भी अधिक निर्धनता है। यहाँ पर तो गांव में भी नहीं, शहरों में भी अधिक निर्धनता है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार हेतु उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण, मतलब कि कहां-कहां अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे अच्छे तरीके से अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार हुआ है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना, मतलब कि अगर कोई $1.9 से भी कम कमाता है तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से वो निर्धन हो जाएगा। ठीक है, से कम पर जीवन निर्वाह प्रतिदिन क्या है ये? प्रतिदिन में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 से 36% से 2015 में 10% हो गया है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें वृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और 2019 में 0.6% रह गई है। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34% से गिरकर 2014 में 15.7, ये नहीं पूछा जाएगा, बस वो 22% याद रखना। ठीक है, भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। ये आरेख देख लेना, सबसे ज्यादा कहाँ पे गरीबी है भाई? बिहार में है, उड़ीसा में है, असम में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे ज्यादा मतलब सबसे अच्छी कहाँ है? केरल। कंडीशन किस राज्य की है? केरल। इधर से भी भाई 2-4 स्टेट याद रखना, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। और मतलब हरियाणा वाले पंजाब से ज्यादा गरीब है, दिल्ली से भी ज्यादा गरीब है हरियाणा वाले। ठीक है, बट तमिलनाडु से अच्छे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो गाइज ये अब टाइम ज्यादा ले रहा है ये चैप्टर, तो हम ये यहीं से कल स्टार्ट करेंगे, यहीं इसी चैप्टर से। देखिए, हम कल निर्धनता के कारणों पर डिस्कस करेंगे। ओके, कल तो बस छोटा ही चैप्टर बचता है अभी, कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे। देन हम कल मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ में, अच्छे से डिस्कस करेंगे। शेयर एंड लाइक करना ना भूले एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।